आर्टिकल 17 देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 17, यस, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत को खत्म करना, जो कि ये प्रथा चलते आ रही थी हमारे समाज में, छुआछूत की प्रथा, यानी कुछ ऐसे कम्युनिटी थे जिनको अछूत माना जाता था, तो उस प्रथा को खत्म करने की बात करता है, एबोलिश करने की बात करता है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 abolishes untouchability, and forbids its practice in any form, in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense, punishable in accordance with law. क्या बोल रहा है ये? आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड मतलब रोकता है, मना करता है, फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह का प्रैक्टिस हो रहा हो, किसी फॉर्म में वो प्रैक्टिस हो रहा हो जिससे अनटचेबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है, जो छुआछूत का वो जो हो रहा है, प्रथा को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो उस सारे प्रैक्टिसेस को वो रोकता है। किसी तरह का प्रैक्टिस हो, चाहे वो रिलीजियस प्रैक्टिस हो, चाहे वो सोशल प्रैक्टिस हो, किसी भी तरह का प्रैक्टिस हो, ठीक है, और उसके द्वारा अनटचेबिलिटी को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो उसको ये रोकता है ये आर्टिकल। सेकंड जो इसका एस्पेक्ट है क्या है? द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस। किसी भी तरह का डिसेबिलिटी इन्फोर्स किया जा रहा है, डिसेबिलिटी मतलब आप नहीं कर सकते हैं, मतलब रोका जा रहा है, या उसको डिसेबल बनाया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है, अपंग बनाया जा रहा है। अपंग बनाने का ये मतलब नहीं है कि हाथ गोड़ तोड़ दिए, वो नहीं बोल रहा है। डिसेबिलिटी मतलब कोई काम करने से रोका जा रहा है, ठीक है, उसको मजबूर किया जा रहा है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब किसी काम से को करने से रोका जा रहा है, डिसेबल्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो एक ऑफेंस होगा, और वो कैसा होगा? पनिशेबल होगा, उसके लिए पनिश किया जाएगा। ओके, जैसे कोई अनटचेबिलिटी का प्रथा है, ठीक है, कि जो अनटचेबल्स होंगे वो इस कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, तो हम ये क्या कर रहे हैं? उनको डिसेबल कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं कि वो पानी नहीं ले पाए कुएं से। तो इस तरह का कोई भी जो प्रैक्टिस होगा उसे पनिश किया जाएगा बाय लॉ। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग लिख लिया आपने, इसके रिगार्डिंग
एक एक्ट इन्फोर्स किया गया है, एक एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया है इससे रिलेटेड। In 1976, in 1976, the Untouchability Act, the Untouchability Act 1955, in 1976, the Untouchability Act 1955 has been renamed as had been renamed as the protection of civil right acts, civil right acts 1955. The act define civil right। देखिए 1955 में सबसे पहले द अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया था। 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया था ताकि अनटचेबिलिटी की जो प्रथा है, जो प्रैक्टिस है, उसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्योंकि आर्टिकल 17 ने बताया है, उसका एक विजन है कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। तो मैंने बताया था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो अपने आप इन्फोर्स होते हैं, उनके लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके लिए लॉ बनाया गया था, ठीक है। उसमें से एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 भी है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 ने ये बोल दिया कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। अब कैसे खत्म करना है, उसके लिए गवर्नमेंट एक लॉ बनाई, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया 1955 में, ठीक है। जब भी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें आर्टिकल 17 था। आर्टिकल 17 क्या बोला कि अनटचेबिलिटी को खत्म होना चाहिए, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसी भी तरह से, ठीक है। और अगर अनटचेबिलिटी के द्वारा किसी को डिसेबल किया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है या उसे अपंग बनाया जा रहा है, तो उस केस में वो पनिशेबल होगा। अब उस फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कैसे खत्म किया जाए अनटचेबिलिटी, वो ये एक्ट बताएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया, ठीक है। 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया और इस एक्ट को 1976 में अमेंड कर दिया गया। अमेंड करके उसका रीनेम कर दिया गया। रीनेम क्या किया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ठीक है। ताकि रीनेम करने का मकसद क्या था? नाम बदलने का मकसद ये था ताकि इस एक्ट को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए। यानी इसमें अनटचेबिलिटी से रिलेटेड तो चीजें हुई, साथ ही साथ दूसरी चीजें जो अनटचेबिलिटी से संबंधित रखती हैं, जो रिलेटेड है, उनको भी इसमें डाला जाए। मतलब एक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए और भी चीजों को इसमें शामिल किया जाए। इस मकसद से अनटचेबिलिटी एक्ट का नाम बदलकर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट रख दिया गया 1976 में, ठीक है। अंडरस्टूड? और एक्ट क्या करता है? एक्ट डिफाइंस सिविल राइट्स। एक्ट क्या करता है? सिविल राइट को डिफाइन करता है एज एनी राइट्स accruing to a person by reason of abolition of untouchability by article 17। यानी ये एक्ट क्या डिफाइन करता है? ये एक्ट क्या डिफाइन करता है? ये एक्ट सिविल राइट को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? कि सिविल राइट वो राइट है जो लोगों को दिया गया है, ठीक है, ताकि अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जा सके।
जो कि हमारे आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी सिविल राइट्स वह राइट है, ये एक्ट डिफाइन करता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट डिफाइन करता है कि सिविल राइट वो राइट है जो लोगों को इसलिए दिया गया है ताकि अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है उसको एबॉलिश किया जा सके, जो हमारे आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस एक्ट डिफाइन सिविल राइट एज एनी राइट्स accruing to a person by reason of the abolition of untouchability by article 17 of the constitution. Okay, understood? हो गया? नहीं हुआ? ओके, आगे देखिए, the term untouchability has not been defined either in the constitution or in the act यानी अनटचेबिलिटी जो टर्म है, ठीक है, छुआछूत का जो टर्म है उसे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, नहीं ये जो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ना उस एक्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, however the Mysore High Court held that the subject matter of Article 17 is not untouchability in literal or grammatical sense. It's not untouchability in its literal form, grammatical sense. But the practice as it had developed historically in the country ओके, देखिए यहां पे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही मैसूर हाई कोर्ट ने, क्योंकि अनटचेबिलिटी जो टर्म था उसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया था, ना इस लॉ में डिफाइन किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो था 1955 ना उसमें डिफाइन किया गया था। तो अनटचेबिलिटी क्या है, मतलब किस चीज को रोकना है, ठीक है, ये तो अनक्लियर था। ठीक है, कि अनटचेबिलिटी है क्या, वेग टर्म में था, अनटचेबिलिटी वेग है,
मतलब क्या करने से समझा जाए कि वो अनटचेबिलिटी हो रहा है। तो इसमें मैसूर हाई कोर्ट ने क्या बोला, मैसूर हाई कोर्ट ने बोला कि जो अनटचेबिलिटी का लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग मतलब उसका जो ग्रामेटिकल मीनिंग है अनटचेबिलिटी का, लिटरल मीनिंग क्या है कि छुआछूत, यानी कि किसी एक कम्युनिटी को इस तरह से उसको वो करना, बाइकआउट करना, ठीक है, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को बाइकआउट कर देना कि मतलब वो अनटचेबिलिटी कहता है लिटरल मीनिंग में। अनटचेबिलिटी का लिटरल मीनिंग क्या है, किसी एक कम्युनिटी को बाइकआउट कर देना समाज से कि ये अनटचेबल्स हैं, ठीक है, और इन्हें समाज में घुलने मिलने का अधिकार नहीं है, यही होता है ना अनटचेबिलिटी का लिटरल मीनिंग, तो ये है। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने बोला कि जो अनटचेबिलिटी का लिटरल मीनिंग है वो आर्टिकल 17 में नहीं दिया गया है, यानी आर्टिकल 17 जो बोल रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसका मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ ये बोलना कि किसी खास कम्युनिटी को बाइकआउट कर देना, अगर सिर्फ ये वायलेट होता है तो ये अनटचेबिलिटी का मीनिंग आर्टिकल 17 में नहीं दिया गया है। तो फिर आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 17 में दिया गया है कि आर्टिकल 17 में लिखा गया है अनटचेबिलिटी का मतलब कि किसी भी सोशल कम्युनिटी को, किसी कम्युनिटी को, ठीक है, किसी कम्युनिटी के साथ कोई डिसेबिलिटी इंपोज करना, किसी कम्युनिटी के साथ कोई डिसेबिलिटी इंपोज करना, जैसे जैसे गांव है, ठीक है, तो वहां पे किसी कम्युनिटी को बाइकआउट नहीं किया गया है, अनटचेबिलिटी का मतलब होता है बाइकआउट कर देना, बट आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी का मीनिंग है उसके अनुसार उसका मतलब बाइकआउट कर देना नहीं है, उसका मतलब है किसी कम्युनिटी को डिसेबल कर देना किसी चीज के लिए। जैसे गांव में एक कम्युनिटी है, उसे ये बोल देना कि आप मंदिर में नहीं आएंगे, आपका मंदिर में एंट्री नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, उस कम्युनिटी को बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, उस पर सैंक्शन लगा दिया गया है कि वो मंदिर में नहीं जाएगा, यानी हम उसे डिसेबल बना रहे हैं, ठीक है, उसे डिसेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसे डिसेबल बना रहे हैं कि आप मंदिर में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग बताना चाह रहा है आर्टिकल 17 अकॉर्डिंग टू मैसूर हाई कोर्ट। समझ में आया, मैसूर हाई कोर्ट क्या कहना चाह रहा है कि अनटचेबिलिटी का जो लिटरल मीनिंग है कि किसी भी कम्युनिटी को बाइकआउट कर देना, समाज से बाहर कर देना, बहिष्कृत कर देना, समाज में घुलने मिलने का अधिकार नहीं है, ये कर देना। तो लिटरल मीनिंग के बारे में नहीं बता रहा है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ये बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी का मतलब यहां पे ये है कि किसी भी सोशल कम्युनिटी को डिसेबल कर देना किसी काम को करने के लिए, है ना, चाहे वो कहीं हो सकता है, नहीं होता है जैसे गांव में कि 1 महीने तक ये कम्युनिटी किसी भी पार्टिकुलर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा या मंदिर में एंट्री नहीं होगी इसकी, अगर वैसा करते हैं तो वो मीनिंग आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखिए इट रेफर्स टू, मतलब अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 में है उसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द सोशल डिसएबिलिटी, द सोशल disability imposed on certain classes of person by reason of their birth in certain caste, ठीक है। Hence it does not cover
सोशल बाइकॉट of a few individual or their exclusion from religious services or their exclusion from religious services। ठीक है, यानी जो वर्ड अनटचेबिलिटी है जिसका यूज आर्टिकल 17 में किया गया है उसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द सोशल डिसेबिलिटी, किसी भी तरह का सामाजिक अपंगता किसी को प्रदान कर रहे हैं, यानी इसको डिसेबल बना रहे हैं, काम से करने से रोक रहे हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ ऑन सर्टेन कास्ट, मतलब आप किसी कास्ट में जन्म लिए हैं, उसके आधार पे आपको किसी काम करने से रोका जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे? सोशल डिसेबिलिटी। कोई भी सामाजिक काम करने से आपको रोका जा रहा है तो उसे बोलेंगे सोशल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो उस केस में उसे अनटचेबिलिटी बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17। ठीक है, और वो अनटचेबिलिटी नहीं होगा, इट डज नॉट कवर सोशल बाइकॉट ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। ठीक है, उसको अनटचेबिलिटी नहीं बोलेंगे। जैसे कि सबरीमाला मंदिर केस था, तो सबरीमाला मंदिर में विमेन को रोका गया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो उसको हम अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 17 खुद बोल रहा है कि किसी को अगर हम बाइकॉट करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को कोई भी रिलीजियस काम में, तो वो अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा। अनटचेबिलिटी का क्या मकसद है? मतलब है कि किसी कम्युनिटी को हम डिसेबल कर रहे हैं, किसी काम से करने से रोक रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट, उसके आधार पे अनटचेबिलिटी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ कास्ट ही इंक्लूड होगा? हाँ, किसी कास्ट में किसी का बर्थ होता है, उसके आधार पे उस पार्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोल रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या रोड पे नहीं चल सकते हैं, ठीक है, बगल में घर नहीं बना सकते हैं, तो ये सब क्या होगा? अनटचेबिलिटी होगा कास्ट के आधार पे जब हम कर रहे हैं वो चीज। अगर रिलीजियस कोई प्रैक्टिस है, उसमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को रोक रहे हैं तो वो अनटचेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि सबरीमाला केस में विमेन को रोका गया मंदिर में जाने से, तो वो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 से उसको हम नहीं लड़ सकते हैं, आर्टिकल 17 का हवाला देकर उस पर हम केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो दूसरा मैटर हो गया जो हमने डिस्कस किया था पहले, वो दूसरा मैटर हो गया, इक्वालिटी का मैटर हो गया। लेकिन यहाँ पे अनटचेबिलिटी का मतलब है किसी के कास्ट के आधार पे, मतलब उस कास्ट में वो जन्म लिया है और उसी के आधार पे उसे किसी काम करने से रोका जा रहा है, उसको डिसेबल किया जा रहा है, तो वो अनटचेबिलिटी होगा। जैसे बगल में घर नहीं बनाने देंगे कि आप इस कास्ट से हैं, ठीक है, आपको इस कुआं का पानी नहीं यूज करने देंगे, आप उस कास्ट से हैं, रोड पे नहीं चल सकते हैं, आप उस कास्ट के हैं, किसी भी तरह का काम जिससे रोका जाए उसको वो काम करने से, तो उसे बोलेंगे अनटचेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टूड?